सुंदरपुर गांव में अमायरा अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। अमायरा दिखने में बहुत ही सुंदर और भोली थी, लेकिन अमायरा की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी। बाबा, माँ को क्या हुआ है? माँ हमेशा लेटी क्यों रहती है? बेटा, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए माँ लेटी हुई है। मैं जल्दी से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके तुम्हारी माँ का बहुत बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। पापा ने कहा है वो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके आपका इलाज करवाएंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम सब बाहर घूमने जाएंगे। हाँ मेरी बच्ची, अमायरा बेटा, माँ को ज्यादा तंग नहीं करते। चलो आओ खाना खाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन अमायरा के पिता राकेश खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक जहरीले सांप ने आकर उन्हें डस लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। राकेश के मर जाने के बाद घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं और इधर सुशीला की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। ये सब देखकर अमायरा शहर जाकर नौकरी करने का ठान लेती है और वो दादी से शहर जाने की जिद करने लगती है। अमायरा, मेरी फूल सी बच्ची, तू अकेले शहर में जाकर क्या करेगी? तू तो बहुत भोली है, तुझे तो कोई भी आसानी से ठग लेगा। दादी, आप चिंता मत करें, मेघना मामी भी तो वहीं पर रहती है ना, मैं उनके घर रुक जाऊंगी। आप बस अपना और माँ का ध्यान रखो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं शहर जाकर खूब तरक्की करूँ और जब मैं शहर से लौटूं तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं उससे अपनी माँ के इलाज के साथ साथ इस घर को खुशियों से भर दूं। ऐसा ही हो मेरी बच्ची, हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तो ही तो है। जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। प्रणाम, माँ का ध्यान रखिएगा। दादी अमायरा को एक कपड़े के बैग के साथ खाने का कुछ सामान बांध देती है। अमायरा गांव से पैदल ही चलते चलते शहर की तरफ जा रही होती है। काफी दूर निकल जाने के बाद अमायरा को बहुत भूख लगती है। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। वो शहर पहुंचने ही वाली थी। चलो इसी कुएं के पास बैठकर पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। फिर अमायरा कुएं के पास बैठकर अपने खाने की पोटली खोलती है। उसकी पोटली में सिर्फ 4 रोटियां ही होती हैं, जिसे देखकर अमायरा सोचती है, एक खाऊं या 2 खाऊं या फिर चारों खा जाऊं। जिस कुएं के पास अमायरा बैठी थी, असल में वो परियों का जादुई कुआं था, जिसमें 4 परियां रहा करती थीं। लगता है किसी को हमारा पता लग गया है और वो हमें खाने को सोच रही है। एक खाऊं, 2 खाऊं या फिर चारों को खा जाऊं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी कुएं से 4 परियां निकलकर बाहर आती हैं। तुम कौन हो लड़की और हमें क्यों खाना चाहती हो? तुम्हें जो चाहिए तुम वो हमसे ले लो, पर हमें मत खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपको खाने की बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने खाने की बात कर रही हूँ। ये देखो, मेरे पास 4 रोटियां हैं, उसी की बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगा? ये सुनकर सभी परियां भी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे तुम इस घने जंगल में यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? ये सुनकर अमायरा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। मैं तो शहर पैसे कमाने जा रही हूँ, बस कुछ खाने के लिए यहाँ रुकी थी। अमायरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और न ही तुम्हारे पास हम परियों की तरह कोई जादुई शक्तियाँ हैं। मेरी बात मानो, तुम अपने गांव वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने ही हैं। अगर
मैं तुम्हें पैसे दे दूं, तो फिर तो तुम अपने गांव लौट जाओगी ना? हाँ ठीक है। ये लो बक्सा। ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। फिर अमायरा वो बक्सा लेकर वहाँ से चल देती है। जब इतनी दूर आ ही गई हूँ तो क्यों ना एक बार मामी से मिलती हुई चलूं? ये सोचकर अमायरा मामी के घर चली जाती है। आओ अमायरा बेटा आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। हम सब ने अभी अभी खाना खाया है। कोई बात नहीं मामी, मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। इतना बोलकर अमायरा उस जादुई बक्से से मिठाई निकालकर मामी को दे देती है। बड़ा ही सुंदर बक्सा है। कितने में लिया था? लिया नहीं मामी जी, ये तो मुझे परियों ने दिया है और ये कोई मामूली बक्सा नहीं बल्कि जादुई बक्सा है। अरे तुझे किसी ने रास्ते में बेवकूफ बनाया होगा। ये शहर है, यहाँ कोई परियां नहीं होती। अच्छा तू थक गई होगी, जा और आराम कर ले और ये बक्सा मुझे दे दे, मैं इसे संभाल कर रख दूँ। अमायरा मामी को बक्सा देकर सो जाती है और जैसे ही रात होती है तो मामी बक्से से बोलती है, हे जादुई बक्से, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। मामी के इतना बोलते ही जादुई बक्से में से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। मामी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो रात में ही अमायरा के उस जादुई बक्से को कहीं और पर छुपा देती है और उसकी जगह उसी के जैसा कोई दूसरा बक्सा रख देती है। सुबह होने पर अमायरा, मामी अब मैं चलती हूँ, मेरा बक्सा मुझे दे दो। इतनी भी क्या जल्दी है? अपने बक्से का जादू हमें भी तो दिखाओ। क्यों नहीं मामी। अमायरा जैसे ही जादुई बक्से से कुछ भी मांगती, बक्सा जो का तो ही था, उसमें कोई जादू नहीं होता। मैंने तो कहा ही था कोई जादू वादू नहीं होता, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया होगा। ये कैसे हो सकता है? मामी मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर अमायरा फिर से परियों के जादुई कुएं के पास आती है। वाह परियों वाह, बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया आप लोगों ने मुझे। क्या हुआ अमायरा, बताओ। फिर अमायरा परी को सारी बात बताती है। परी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। फिर परी दोबारा से अमायरा को दूसरा बक्सा देती है और अमायरा फिर से उस बक्से को लेकर मामी के घर रात में रुकती है। उसकी मामी दोबारा उस बक्से को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस बक्से से एक रस्सी और डंडा निकलता है। फिर रस्सी मामी का हाथ बांध देती है और डंडा मामी की खूब पिटाई करने लगता है। अरे अमायरा मेरी बेटी, बचा ले मुझे, ये डंडा मुझे नहीं छोड़ेगा। पर मामी जी ये आपको मार क्यों रहा है? अरे डंडे रुक जाओ, क्यों मार रहे हो मेरी मामी को? जल्दी से सच बता दो वरना मार मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। बताती हूँ। अमायरा बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुम्हारा पहले वाला जादुई बक्सा बदल दिया था। बेटा मैं तुम्हारा बक्सा तुम्हें लौटा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर मामी उस पहले वाले जादुई बक्से को लाकर अमायरा को दे देती है। तभी वो डंडा अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अमायरा उस जादुई बक्से को लेकर अपने गांव वापस आ जाती है। गांव आकर वो अपनी दादी को उस जादुई बक्से के बारे में सब बताती है। ये सब सुनकर उसकी दादी बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई बक्से की मदद से अमायरा अपनी माँ का इलाज करवाकर अपने गांव में ही हंसी खुशी से रहने लगती है। रितिका और साक्षी दोनों अपनी माँ नर्मदा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। साक्षी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था।
नर्मदा किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। रितिका बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ। तुम अपना और साक्षी का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आज तो आते वक्त मेरे लिए समोसे लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन आप हो कि लाती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नर्मदा वहाँ से चली जाती है। रितिका घर के कामों में लग जाती है और वही साक्षी बाहर खेलने चली जाती है। अरे हेमा और अनुष्का, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं साक्षी, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम लोग स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब ना पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते। हाँ साक्षी, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी और हमारी सबकी कट्टी। क्या स्कूल? वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर या डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर हेमा और अनुष्का जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बावली हो गई है क्या? अरे तुम्हें तो एक टाइम भर पेट खाना ही मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितनी है? अरे साक्षी, इतनी कि तेरी माँ पूरे साल जमींदार के घर बर्तन मांज कर भी नहीं कमा पाएंगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं है, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगी। देख लेना तुम दोनों। हाँ। ज्यादा सपने मत देख, अपनी औकात से ज्यादा ही बढ़ रही है। साक्षी, ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही सोच सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। फिर साक्षी रोते रोते अपने घर आ जाती है। अरे साक्षी, क्या हुआ? आज तू बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। साक्षी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ साक्षी? किसी से तेरी लड़ाई हुई है क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन साक्षी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। फिर शाम को जब नर्मदा काम पर से वापस आती है तो वो साक्षी के लिए समोसे लेकर आती है, लेकिन साक्षी बिल्कुल उदास बैठी रहती है। फिर उसकी माँ उसे प्यार से समोसे देती है। साक्षी बेटा, ये देख, तू कब से समोसा खाने की जिद कर रही थी ना? आज मैं तेरे लिए मालकिन से कुछ समोसे मांग कर लाई हूँ। माँ, मुझे कोई समोसा वमोसा नहीं खाना है। अरे रे, क्या हुआ मेरी बेटी को? दीदी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तब से ही इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आप ही इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। साक्षी बेटा, क्या हुआ? बता मुझे बेटा। माँ, मुझे भी हेमा और अनुष्का की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है और बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ने जाना है माँ। लो, देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब ऊट पटांग जिद करेगी। अब पूरा करो इसकी जिद। कहाँ से पूरा करोगी? साक्षी बेटा, तुझे तो पता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटा पाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए, और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा।
हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चल कर खाना खाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तभी चर्बी बढ़ते जा रही है। सुन साक्षी, अब तो कल से किसी के घर नहीं जाएगी, सिर्फ घर में ही रहेगी। और तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से ये रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। अब कल से मैं भी मेहनत करूंगी और पेट भर अपने मनपसंद का खाना खाऊंगी। उसके बाद साक्षी अपनी थाली की रोटी उठाकर बाहर कुत्ते को खिला देती है। फिर अगले दिन साक्षी अपनी दीदी के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेच देती है। देख लिया ना साक्षी, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। साक्षी, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन साक्षी, हम गरीब हैं, हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। पैसे लेकर वो लोग बाजार की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। तभी साक्षी अपनी कमाई का सारा पैसा उस बुढ़िया को दे देती है। अरे साक्षी, तुमने सारे पैसे उन बूढ़ी अम्मा को क्यों दे दिए? तुम्हें पता है ना कि उन पैसों की हमें कितनी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए आज फिर से तुम्हें सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अगले दिन साक्षी जब रितिका के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारा सा खरगोश जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। दीदी, ये खरगोश तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस खरगोश के घाव पर पट्टी करती हैं और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस खरगोश के जख्मों पर लगाती हैं। और कुछ देर के बाद जब उस खरगोश को होश आता है तो उसे हरे हरे घास खाने को देती है। तभी अचानक से वो खरगोश एक परी में बदल जाता है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की रूबी परी हूँ। एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने खरगोश का रूप ले लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रितिका, तुम मांगो, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। परी जी, वैसे तो हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती, वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहां गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। रितिका, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीज मांगी है। ये लो रितिका, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा परियों का सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, फिर ये अपने आप बड़ा हो जाएगा
और इस स्कूल में सभी गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनको गरीबी से बाहर निकालूंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। परी से स्कूल मिलने के बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर अपने गांव वापस आती हैं और उस जादुई स्कूल को एक खुले मैदान में रख देती हैं। देखते ही देखते वो जादुई सोने चांदी का स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सारे गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। इतना ही नहीं, रूबी परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो अवनी, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही रूबी परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात हेमा और अनुष्का को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती हैं। अरे अनुष्का, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना और चांदी है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के क्या देश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। हेमा और अनुष्का ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी रूबी परी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताऊं परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने और चांदी के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, हेमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। हेमा और अनुष्का जैसे ही सोना लेकर अपने घर आती हैं, तो देखती हैं कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं था और उसके माता पिता पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका था। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से रूबी परी मैडम के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए परी मैडम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम समझ चुके हैं आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए मैडम, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमें फिर से पहले की तरह कर दीजिए। उसके बाद रूबी परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे परियों के उस सोने चांदी के स्कूल में हंसी खुशी से पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।